Hello everybody, welcome back to this channel. So, आज हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990. That is chapter number 2 of Indian economic development. बट अब वी आर स्टार्टिंग द सेकंड चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आपके पास आ चुकी है, वो मैंने प्रीमियर करी थी. अब वाली वीडियो जो है आप उसे फास्ट फॉरवर्ड देख सकते हैं. ठीक है, इस वाली वीडियो को आप स्पीड में कर लीजिएगा और उसमें आपको इजीली जो है वो क्वेश्चंस चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा. फटाफट हम क्वेश्चंस की तरफ भी चल पड़ेंगे. ठीक है, चैप्टर क्या कहता है? आफ्टर वी गोट इंडिपेंडेंस on 15th of August 1947, India has to decide कि which among three economic system is most suitable for our nation. मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई 15 अगस्त 1947 के तरह हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिया को डिसाइड करना था कि कौन सा सिस्टम अपनाना है. थ्री इकोनॉमिक सिस्टम थे. कौन कौन से थे? हमारे 11th के तरह आप पढ़ के आ चुके हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. क्या क्या थे वो? पहला था हमारा सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी. तो इंडिया ने कौन सा लिया था? मिक्स्ड इकोनॉमी लिया. ठीक है, तो टू जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म, जो जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म था, उसने अपील किया most, but he is not in favor of kind of socialism established in the former Soviet Union. मतलब क्या है कि जो जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म था उसने अपील किया था, लेकिन वो फेवर में नहीं था कि सोशलिज्म एस्टैब्लिश हो इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन याद करिएगा, याद रखिएगा. जवाहरलाल नेहरू जी एंड अदर लीडर्स सोट एन अल्टरनेटिव, उन्होंने एक अल्टरनेटिव निकाला कि वो एक्सट्रीम वर्जन निकाल सके कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म का, इन विच देयर इज स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट विद द प्राइवेट प्रॉपरली एंड डेमोक्रेसी. मतलब पब्लिक सेक्टर तो होएगा ही होएगा, साथ में प्राइवेट भी होना चाहिए और उसके साथ डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था 1948 का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की, उसने क्या शो किया था? फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. पूछ सकता है कि विच शोज द फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आप बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शोज द फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. In 1950, Planning Commission was set up with the Prime Minister as its chairman. 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन को किसके साथ सेटअप किया गया था? मतलब सेटअप विद द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है प्राइम मिनिस्टर को सेटअप किया गया था. प्लानिंग कमीशन बनाया गया था एज इट्स चेयरपर्सन. ठीक है, फिर आता है प्लान. प्लान होता क्या है? इट स्पेल्स हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज. मतलब ये स्पेल बताता है कि कैसे जो हमारे रिसोर्सेज है उनको, एक नेशन के जो रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज करना है. ठीक है, इट हैज सब जनरल गोल्स. इसके पास कुछ जनरल गोल्स होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं विद जस्ट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इंडिया के अंदर जो प्लान है वो 5 years की होते हैं, 5 years ड्यूरेशन के होते हैं और उनको हम 5 year प्लान भी कहते हैं. प्लान डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सिर्फ स्पेसिफाई नहीं करते ऑब्जेक्टिव्स को जो हमें अटेन करने हैं 5 years के अंदर, 5 साल के अंदर, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि हमें बट ऑल्सो व्हाट इज टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान. लेकिन उसने तो हमने पहले बात कर ली कि 5 year प्लान जो 5 साल में जो प्लान बनते हैं उनको हम 5 year प्लान कहते हैं. प्लान डॉक्यूमेंट जो है वो स्पेसिफाई नहीं करते ऑब्जेक्टिव्स को जो अचीव करने हैं 5 साल के अंदर, लेकिन जो अचीव करना है वो क्या पता 20 years में भी हो जाए. लेकिन वो कहता है कि व्हाट इज टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years. लेकिन जो भी हमने अचीव कर रहे हैं हम 20 साल के अंदर, उसको हम पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं. क्वेश्चन आ सकता है कि विच प्लान इज टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years. तो आपका आंसर आ जाएगा पर्सपेक्टिव प्लान. और 5 साल में कौन सा होता है? 5 year प्लान. ठीक है, और प्लान की डेफिनेशन ये है, आप याद कर लीजिए. ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंट प्लान गिव डिफरेंट इंपॉर्टेंस टू डिफरेंट गोल्स ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज. डिफरेंट प्लान जो है वो डिफरेंट इंपॉर्टेंस देते हैं, डिफरेंट इंपॉर्टेंस देते हैं डिफरेंट गोल्स को. किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है. अबाउट पीसी बहाला नोबिस, ये जब मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, अगर आपने टीआर की फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसके अंदर पीसी भाला नोबिस के बारे में मैंने बताया था, वही सेम है. ये एनसीईआरटी में भी यही है और वही वहां पे भी मैंने आपको सेम बताया था. क्या है? पीसी बहाला नोबिस का मैंने आपको नाम याद करवाया था, प्रशंता चंद्र बहाला नोबिस. ही इज रिगार्डेड एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग. इनको आर्किटेक्ट कहा गया है किस चीज का? इंडियन प्लानिंग का.
1893 के अंदर ये बोर्ड हुए हैं, इनका जन्म 1893 के अंदर हुआ है कलकत्ता के अंदर। इन्होंने एजुकेट मतलब कहाँ से पढ़े, ये प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़े हैं कलकत्ता के अंदर, एंड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश, सॉरी इन इंग्लैंड आएगा, इंग्लिश नहीं आएगा, देयर वाज अ टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी टाइपिंग नॉट, लिखने की गलती होगी, यहाँ पे आपका इंग्लैंड आएगा। यहाँ ये कहाँ पे पढ़े हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर कलकत्ता के अंदर, एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, ठीक है। In 1946 he was made a fellow member of British Royal Society, इनको फेलो मेंबर बनाया गया था ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी का, जिसको हम प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं साइंटिस्ट की। इन्होंने आईएसआई को भी एस्टैब्लिश किया था, जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसको भी मैंने आपको याद कराया था कलकत्ता के अंदर, उन्होंने एक स्टार्ट की थी जर्नल, जिसको हम क्या कहते हैं, संख्या, क्या स्टार्ट करी थी, संख्या। और आईएसआई का तो मैंने आपको बता दिया था, और एक चीज और का मैंने बताया था, शायद वो आगे था हमारा, राइट। एक बार मैं देख लेता हूँ, क्या पता ये, हाँ यहीं पे था, ये देखिए ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी, जिसको मैंने बीआरएस से याद कराया था 11th क्लास में कॉमर्स वालों को। बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी है। और आईएसआई का मैंने आपको बताया था, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, पहले स्टैटिस्टिक्स होती थी, तो उसी से मैंने याद कराया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। फिर आता है स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। कंट्रीब्यूशन किया गया था बाय ईच इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, टुवर्ड्स जीडीपी, मतलब जीडीपी की तरफ जो है कंट्रीब्यूशन बनाया गया था हर एक सेक्टर के अंदर, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान जो था उसने इंपॉर्टेंस दी थी किस चीज को, सेल्फ रिलायंस को, जिसका मतलब था अवॉइड करता था इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स को, और विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। यहाँ से भी एक एमसीक्यू या फिलअप टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ट्रू फॉल्स भी बन सकता है। Growth, modernization, and self-realization by themselves may not improve the kind of life which people are living. मतलब वो क्या कहते हैं, जो ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रियलाइज है, वो इम्प्रूव नहीं करेगी, खुद से वो इम्प्रूव नहीं करेगी लाइफ को, लेकिन विच पीपल आर लिविंग, जो पीपल उसके अंदर रह रहे हैं। इट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है कि इंश्योर करे कि जो बेनिफिट्स है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के, वो पुअर सेक्शन के पास भी पहुंचे, ताकि इक्विटी जो है, सो इक्विटीज इज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इक्विटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर द पूरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन दे देगा, फिर वो कहेगा कि सो डैश इज आल्सो इम्पोर्टेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा इक्विटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में इक्विटी भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है लैंड रिफॉर्म, ये आपका चैप्टर, मैं बेसिकली अगर बात करूं तो ये जो अभी हमने पहले पढ़ा है ये 2 पेजेस, ये बेसिकली बेटा आपका 5 ईयर प्लान वाला चैप्टर है, जो मैं आपको कराने वाला था, लेकिन इसकी पहली वीडियो आई थी खाली, बाकी वीडियोस नहीं आई थी। ये 5 ईयर प्लान के ही यूके से एनसीईआरटी पॉइंट्स कह सकते हो वो है, एनसीईआरटी में जितना मेंशन था वो मैंने सारा लिया है, कोई भी लाइन वगैरह 1 2 लाइन जो इंपॉर्टेंट नहीं थी वो मैंने छोड़ दी, जिससे कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक है ना, बन सकता होता तो फिर भी मैं आपको बता देता, ठीक है। तो बाकी ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब जो ये है, ये हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है टीआर जैन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स होते क्या है, लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, इट रेफर्स टू द ओनरशिप ऑफ लैंड। ये ओनरशिप होती है लैंड होल्डिंग्स की, जिसका मतलब जैसे कि एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से आता भी है। बताइए कि लैंड रिफॉर्म मीन्स एक जगह एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, शायद ही क्वेश्चन भी हम अभी करेंगे, और भी 3 4 ऑप्शन दे देगा जो लैंड सीलिंग से रिलेटेड होएंगे हमारे, लैंड रिफॉर्म से नहीं, एक और हमारी चीज है उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। टिल्लर कुछ और भी दे देता है वो, ठीक है, लैंड सीलिंग दे देता है, राइट, लैंड सीलिंग दे देता है, तो उससे रिलेटेड होते हैं। फिर हमें बताना होता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, हमारा किसका पार्ट है, वो हमारा पार्ट है लैंड रिफॉर्म्स का। एंड टू मेक द टिल्लर्स ऑनर ऑफ लैंड, और टिल्लर्स को क्या बनाना, ऑनर बना देना लैंड के। आइडिया जो था इसके बिहाइंड वो क्या था कि टू गिव मोर इंसेंटिव्स टू द टिलर्स, टिलर्स को ज्यादा इंसेंटिव देना, ताकि जो है दे कैन इन्वेस्ट इन इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सके इन्वेस्टमेंट के अंदर लैंड की। दिस विल ब्रिंग लो प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या आएगा, लो प्रोडक्टिविटी आएगी एग्रीकल्चर के अंदर। मतलब जो दिस विल ब्रिंग, इससे क्या हो रहा था कि लो प्रोडक्टिविटी आ रही थी एग्रीकल्चर के अंदर, जिसने पोस्ट किया आइडिया कि वो इम्पोर्ट कर सके यूएसए से, ठीक है। फिर आता है लैंड टू टिलर्स। लैंड टू टिलर्स में क्या था कि इसके अंदर जो आइडिया था वो क्या था कि कल्टीवेटर्स जो है वो
इंटरेस्ट बढ़ाए, ताकि एज दे विल हैव मोर इंसेंटिव, क्योंकि उनके पास मोर इंसेंटिव है कि इसके अंदर इंक्रीज करने के अंदर आउटपुट को बढ़ाने के लिए उनके पास क्या है, बहुत सारे इंसेंटिव है। जैसा मतलब क्या है, दैट इज कि इनके पास जो है दे विल गेट मोर प्रॉफिट फ्रॉम द इंक्रीज आउटपुट। जैसे जैसे उनका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। फिर आता है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्या होती है, ये अनदर पॉलिसी है टू प्रमोट इक्विटी। इक्विटी प्रमोट करने की अनदर पॉलिसी क्या है, लैंड सीलिंग है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी, तो दैट इज लैंड सीलिंग। इसका मतलब क्या होता है, लैंड सीलिंग, सील कर देना, मतलब मीन्स फिक्सिंग मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। जो एक इंडिविजुअल के थ्रू ओन किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, एक पीस ऑफ लैंड को मैक्सिमाइज किया जा रहा है कि इंडिविजुअल से जितना वो कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लैंड सीलिंग कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि ये रिड्यूस कर देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप को कुछ फ्यू हैंड्स के अंदर, कुछ हाथों के अंदर। दिस ब्रॉट 200 लाख टीनेज। क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है, यहाँ से बड़ा भी हुआ है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारी। यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है बेटा, फिलअप टाइप में बना हुआ है। This brought 200 lakh teenagers in direct contact with the government, thus freed from being exploited by जमींदार। जमींदार का अनदर नेम है जागीरदार। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बन रहे हैं एमसीक्यू टाइप। पहला की 200 लाख वाला, और दूसरा ये जमींदार का अनदर नेम, दैट इज जागीरदार। स्टेप्स टू एबॉलिश इंटरमीडियरीज, वो क्या था कि was taken just a year इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से एक साल बाद, यानी कि 1948 टू 1940, 1947 के अंदर हमें इंडिपेंडेंस मिली थी ना, उसके जस्ट एक ईयर बाद। ठीक है, लैंड रिफॉर्म जो थे वो स्टार्ट हुए थे, यानी 1948 टू 1949 के अंदर। ये भी लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कब हमारे लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो स्टार्ट हुए थे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 1948 टू 1940, सॉरी 18 हाँ 1948 टू 1949। बट जो गोल था इक्विटी का वो क्या था, वो फुली सर्व नहीं किया गया था बाय द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। कुछ एरियाज के अंदर जो फॉर्मर जमींदार था वो उसने कंटिन्यू किया टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ some loopholes in the legislation. There were cases where tenants जो थे वो evict हुए थे and the landowners claimed to be self cultivated. उनको कुछ लैंड ओनर्स ने अपने आप को क्या कहा था, सेल्फ कल्टीवेटर कहा था, जिसको हम एक्चुअल टिलर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है हु आर एक्चुअल टिलर्स, तो सेल्फ कल्टीवेटर आर दी एक्चुअल टिलर्स। ये भी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। Claiming ownership of the land, and even when the tillers got ownership of land, the poorest of the agricultural laborers such as जैसे sharecroppers and landless laborers did not benefit from land reform, जो benefit नहीं कर पाते land reform से। द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन जो था उसने फेस किए हर्डल्स को। बिग लैंड लॉर्ड्स जो थे उन्होंने वो बिग लैंडलॉर्ड्स जो थे चैलेंज द लेजिस्लेशन, उन्होंने चैलेंज किया लेजिस्लेशन को, कोर्ट्स के अंदर डिले किया अपनी इम्प्लीमेंटेशन को। जिससे क्या हुआ, डिले हुआ इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। दे यूज दिस डिले, उन्होंने इस किसने, लैंडलॉर्ड्स ने यूज किया इस डिले को, ताकि वो रजिस्टर कर सके अपनी लैंड को इन द नेम ऑफ close relatives, in the name of close relatives, thereby escaping from the legislation, जिसके थ्रू वो legislation से escape कर सके थे। The legislation also had a lot of loopholes, अभी मैंने बताया भी था ऊपर भी कि legislation के पास बहुत सारे loopholes थे, जिससे कि exploit किया जाता by the big landlords to retain their land, ताकि वो अपने land को, अपनी जमीन को वहीं पे रख सके। फिर आता है कि लैंड रिफॉर्म जो थे वो सक्सेसफुल था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वेयर वर लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुल, इन विच स्टेट्स लैंड रिफॉर्म वर सक्सेसफुल, तो केरला एंड वेस्ट बंगाल इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्यों था, बिकॉज these states had government committed to the policy of land to the tillers. Unfortunately, other states जो थे उन्होंने did not have the same level of commitment, और vast inequality होती थी उनकी इसके अंदर लैंड को होल्ड करने के अंदर, जो कि कंटिन्यूस रहता है इन दिनों के अंदर। ठीक है, आगे आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अबाउट 75% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन वो डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे सर आपके लिए सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट है, बेटा जो भी इस नोट्स के अंदर आपकी लाइन हुई है हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने नोट्स बनाए है ना, वरना तो मैं सीधा एनसीईआरटी उठा के यहाँ पे बोलता जाता लगातार, है ना।
अभी तो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके ये नोट्स प्रिपेयर करे हैं, पूरी सब कुछ मेहनत लगती है ये नोट्स के पीछे, आपके पास तो सिंपल सी एक पीडीएफ आ जाती है, राइट। तो पूरी मेहनत इन पीडीएफ के ऊपर ही रहती है, पढ़ाने में तो कुछ नहीं लगता टाइम, ठीक है ना। मेन मेहनत लगती है इसके पीछे। अब जैसे ही आपके पास ये वीडियो आ रही है, इस वीडियो के अंदर आपके नीचे पूरी लाइंस आएगी, ये इकोनॉमिक क्लासेस है, ये पूरी लाइन नीचे जो आ रही है, फिर स्टार्टिंग में इंट्रो वीडियो आएगी, ये सारा मेहनत इस पे जाती है, टाइम इस पे वेस्ट नहीं होता, मतलब वेस्ट नहीं इन द सेंस की इसी पे ही लगता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो आप ना रिस्पेक्ट किया करो हर एक टीचर की, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी रिस्पेक्ट करो, करते हो तो अच्छी बात है, सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी वो मटेरियल दे रहा है वेदर इट इज कॉपीड, बेशक ही कॉपी किया हो उन्होंने मटेरियल, मतलब बेसिकली पूरी एनसीईआरटी से कॉपी किया होगा, बुक से कोई से भी कॉपी किया होगा, तो प्लीज, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और टीचर को कॉपी कर रखे तो तुम वो कर रहे हो, नहीं, खुद का मटेरियल होना चाहिए, बेशक वो एनसीईआरटी से हो तो वो कॉपी हो सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ आर यूजिंग द एनसीईआरटी, मेरे भी एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं, क्या पता किसी टीचर ने भी ऐसा यूज कर रखा हो, हर एक टीचर को पता होता है कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, ऑलरेडी 60 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो कम थी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, और जो एब्सेंस थी हमारी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वो क्या थी, वास्ट थी। वास्ट होता है बेकार, वास्ट मेजोरिटी जो थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी कह सकते हो, वो क्या थी, फार्मर्स की थी, ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स की क्या थी, वास्ट मेजोरिटी थी इस चीज के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एब्सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। एग्रीकल्चर, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्रीकल्चर वाज डिपेंडेंट ऑन डैश, तो आंसर आ जाएगा monsoon, good rainfall implied good output, bad rainfall implied big trouble to the farmers as they were not having permanent irrigation facility। क्वेश्चन आएगा कि एग्रीकल्चर वाज डिपेंडेंट ऑन डैश, ये यू कैन से एग्रीकल्चर वाज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, व्हाई, ऑप्शंस दे देगा, क्योंकि मॉनसून पे क्या था, अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छी खेती, बुरी बारिश तो बुरा नुकसान, मतलब अच्छा नुकसान, मतलब बहुत बड़ा नुकसान, ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास द ग्रेट रेवोल्यूशन। ग्रेट रेवोल्यूशन में क्या होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट है। दिस रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जिससे क्या होता है कि हम यूज करते हैं HYV सीड्स को, HYV सीड्स करते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, स्पेशली वो किस चीज के लिए होते हैं, व्हीट के लिए और राइस के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज ब्रोकन स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन ने स्टैग्नेशन के ऊपर रेवोल्यूशन ने ब्लॉक कर दिया स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। यूज ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर, इन सीड्स से क्या रिक्वायर होते हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इन करेक्ट क्वांटिटीज, करेक्ट क्वांटिटीज के अंदर इन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। रेगुलर वाटर सप्लाई होनी चाहिए, दैट इज क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ दिस इनपुट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब अगर हमें एच वाई वी सीड्स का यूज करना है तो हमें इनको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स देने पड़ेंगे करेक्ट क्वांटिटीज के अंदर, और रेगुलर वाटर सप्लाई देनी पड़ेगी। फार्मर हु यूज दिस रिक्वायर, जो फार्मर यूज करते हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फार्मर जो यूज करते हैं उनके लिए उनको क्या चाहिए, रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए और फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, ताकि वो परचेज कर सके किस चीज को, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फेजेस आती है, जिसमें नंबर 1 फेज हमारी है मिड 1960 टू मिड 1970s। इसमें क्या होता है, यूज होता है HYV सीड्स का, जो रेस्ट्रिक्ट किया गया है टू मोर इन्फ्लुएंस सचेस, कहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया गया स्टेट्स के अंदर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। फेज टू कब से कब तक है, 1970 टू 1980s बेट की गई है, ठीक है। इसके अंदर क्या था, स्प्रेड किया गया था लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर, बहुत सारी बेनिफिट की गई थी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को, बहुत सारी क्रॉप्स की वैरायटी जो है उनको बेनिफिट किया गया था। बेनिफिट क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, क्या थे कि हेल्प किया था इंडिया को कि वो अचीव कर सके सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। नाउ दे आर एबल टू जनरेट मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस क्या होता है, दैट इज प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर जो था वो प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि सोल्ड किया जाता है मार्केट के अंदर आफ्टर लिविंग ऑन अकाउंट कंजम्पशन, ऑन अकाउंट
कंजम्पशन को लीव करने के बाद। फूड ग्रेन प्राइसेस डिक्लाइन हो गए थे मार्केट के अंदर रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। फॉल हुआ था प्राइस बेनिफिट, फॉल हुआ था प्राइसेस के अंदर, जिससे बेनिफिट क्या हुआ था कि लो इनकम ग्रुप्स हुई थी, क्रॉप्स हुई थी, सॉरी ग्रुप्स हु स्पेंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड, जिनके ऊपर क्या हुआ था लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम जो थी फूड के ऊपर स्पेंड की गई थी, जिससे क्या होता है एनेबल होता है गवर्नमेंट की, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर इट्स बेटर बफर स्टॉक यूनिट्स। ठीक है, बफर स्टॉक आप के आ चुके हैं 11 इकोनॉमिक्स के अंदर। लिमिटेशंस क्या थी ग्रीन रेवोल्यूशन की? देयर वाज पॉसिबिलिटी, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि इट विल इंक्रीज द डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से स्मॉल फार्मर और बिग फार्मर्स के बीच में क्या आ जाए, एक डिफरेंस आ जाए, एक डिस्पैरिटी, एक झगड़े वाली बात आ जाए। क्योंकि जो यू कैन से बिग फार्मर्स है, जो मतलब पैसे खर्च कर सकते हैं, वो तो क्या करेंगे, वो तो HYV सीड्स को परचेज कर लेंगे। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स है, जिनके पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से करेंगे, राइट? तो उसी वजह से जो था इनका किया गया। HYV crops were more prone to attack by pests, and small farmers who adopted this technology could lose everything in pest attacks. HYV crops जो थे वो prone थे, मतलब अटैक किया जा सकता था बाय पेस्ट, और स्मॉल फार्मर्स जिन्होंने अडॉप्ट की थी इस टेक्नोलॉजी को, वो सब कुछ अपना लूज यानी कि सब कुछ खो देते थे इस पेस्ट अटैक के अंदर। बट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया लोन फार्मर्स को एट अ लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स, सो दैट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है बेटा कि गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट अ डैश इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स, लो, हाई, मॉडरेट, या कुछ भी नन ऑफ दीज, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। CBSE कुछ भी पूछ सकते हो, तो हमें हर एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चे कहेंगे सर बोरिंग है, ये पूरी बोरिंग है भाई, एक बार के लिए बोरिंग है, और लाइफ टाइम के लिए ये बहुत अच्छी भी है, बिकॉज 12th क्लास के मार्क्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर करियर्स। आपकी करियर के ऊपर डिपेंड करता है ये पूरे 12th क्लास के मार्क्स। इकोनॉमिक्स वो बच्चे छोड़ सकते हैं जिनके पास मैथ्स है, और मैथ्स उन्होंने एडिशनल में ले रखी है, मेन में ले रखी है। आई डोंट केयर अबाउट दैट कि एडिशनल है या मेन है, लेकिन दोनों में से किसी के अंदर तो मार्क्स लाने पड़ेंगे। और मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे मैथ्स से डरते हैं, और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हुए मैथ्स में, उनको इकोनॉमिक्स पे फोकस करना पड़ेगा अगर अच्छी परसेंटेज बना रही है तो उन्होंने। और जो चाहते हैं, जिनका अच्छा हो गया मैथ्स का, बेशक वो ना पढ़े इकोनॉमिक्स, पास ही तो हो रहा है खाली। वेदर इट इज एडिशनल और मेन, आपने लगेंगे सबसे ज्यादा वाले मार्क्स, मतलब सबसे ज्यादा पेपर वाले मार्क्स के, मतलब मैथ्स और इको में। ठीक है, जिनके पास दोनों चीजें हैं, जिनके पास एक है यानी इकोनॉमिक्स है, वो तो इकोनॉमिक्स में पढ़ो। तो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट टू द स्मॉल फार्मर्स, सो दैट फार्मर्स जो थे वो क्या कर सकते थे, बेटा यहाँ पे ना ये वर्ड आई डोंट थिंक सो क्या है ये, अब मेरे को भी क्लियरली विजिबल नहीं है एक्चुअली, पता नहीं क्या है, मैं आपको बाद में बता दूंगा ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो can have access, sorry, it is access, can have access to the to needed inputs, and also the risk of pest attack have been reduced by the services rendered by research institutes established by the government। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको अपनी राइटिंग समझ नहीं आ रही, बेटा ये पिक्चर है और वो जूम की गई है, जूम इन द सेंस की स्ट्रेच की गई है ना, पूरे पेज पे फिट की गई है। ऑब्वियसली बात है पिक्सेल्स तो रिड्यूस होंगे ही थोड़े बहुत। एक्सेस टू नीडेड इनपुट्स, अब पॉइंट सुन लो, तो लो इंटरेस्ट रेट पे देते थे ताकि जो फार्मर्स है उनके पास एक्सेस हो नीडेड इनपुट्स के लिए, और जो पेस्ट अटैक का रिस्क है वो उसको रिड्यूस किया जा सके बाय द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके थ्रू जो है फार्मर्स का जो रिस्क था पेस्ट अटैक का वो रिड्यूस हुआ था, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से, जो किसने एस्टैब्लिश की थी, गवर्नमेंट ने। ये भी आ सकता है कि हु एस्टैब्लिशेस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, who establishes research institutes for government due to help given by the government, जो गवर्नमेंट ने हेल्प की थी ग्रीन रिवोल्यूशन ने बेनिफिट किया रिच फार्मर्स एज वेल एज स्मॉल फार्मर्स को भी। ओके, तो एक मिनट, दिस इज द लास्ट टॉपिक, द डिबेट ओवर सब्सिडीज, मतलब थर्ड चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। इट इज जनरली एग्रीड, ये एग्री किया गया था कि देयर वाज
uh, that it was necessary to use subsidies to provide an incentive for adoption of the new technology HYV by the farmer in general and small farmers in particular. मतलब ये जो डिबेट थी ओवर सब्सिडीज वो क्या थी कि ये जनरली एग्री किया गया कि ये नेसेसरी है कि फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड की जाए ताकि एक इंसेंटिव बन सके कि वो अडॉप्ट कर सके न्यू HYV टेक्नोलॉजी को जनरल में भी और स्मॉल फार्मर्स को भी, मतलब जो जनरल फार्मर्स बिग रिच फार्मर्स है और स्मॉल फार्मर्स है या बिग फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स है वो भी ऑब्वियसली बात है यार, बिग फार्मर्स तो अडॉप्ट कर ही रहे थे लेकिन स्मॉल फार्मर्स नहीं कर पा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि स्मॉल फार्मर्स भी अडॉप्ट कर सके, इसलिए जो है ये सब्सिडीज प्रोवाइड करने का मोटिव लिया गया। सब्सिडीज जो थी वो किस लिए थी, वो ताकि एनकरेज कर सके फार्मर्स को कि ताकि वो टेस्ट कर सके न्यू टेक्नोलॉजी को अपने क्रॉप्स के अंदर। सब इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने बिलीव किया कि वंस टेक्नोलॉजी इज फाउंड प्रॉफिटेबल एंड इज essentially adopted, subsidies should be phases out because कुछ इकोनॉमिस्ट ये बिलीव करते थे अगर एक टेक्नोलॉजी जो है वो प्रॉफिट दे रही है तो वो वाइडली वाइडली सॉरी ये कुछ मैंने वो कुछ और पढ़ दिया था, वाइडली, तो वो वाइडली अडॉप्ट की जानी चाहिए और सब्सिडीज जो है वो फेज आउट कर देनी चाहिए। बिकॉज क्यों कर देनी चाहिए? बिकॉज इट सर्व्ड इट्स पर्पस, इट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस, इसने अपने पर्पस को सर्व किया है। इट इज बीट फॉर फार्मर्स बट इट इज बेनिफिटिंग फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। ये फार्मर्स के लिए तो अच्छा है और ये बेनिफिट कर रही है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को। इट ऑल्सो बेनिफिटिंग फार्मर्स इन मोर प्रॉस्पेरस रीजन जहाँ पे अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है वहां पर भी HYV टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अच्छे क्रॉप्स को ग्रो कर पा रहे हैं। It is putting huge burden on government finance, although not benefiting the targeted group. कि बर्डन को हटा रही है गवर्नमेंट के फाइनेंस के ऊपर, ऑल्दो नॉट बेनिफिटिंग द टारगेटेड ग्रुप को बेनिफिट नहीं कर पा। On the other hand, some believe that government should continue with agriculture subsidies because farming in India continues to be a risky business. Most farmers are very poor and they will not be able to afford the required inputs without subsidies. दूसरी जब बात करें तो कुछ बिलीव करते हैं, सब बिलीव दैट जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करती है विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज बिकॉज जो फार्मिंग है इंडिया के अंदर वो कंटिन्यू करती है टू अ रिस्की बिजनेस। मोस्ट फार्मर्स जो है वो पुअर है एंड दे विल नॉट एबल टू गेट टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज। एलिमिनेटिंग सब्सिडीज जो है वो इंक्रीज कर देती है इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स और वायलेट करती है गोल ऑफ द इक्विटी, इक्विटी के गोल को वायलेट करती है। कुछ बिलीव करते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि जो सब्सिडी है फिर वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के ऊपर उससे क्या होगा, ओवर यूज होएगा रिसोर्सेज का जो कि हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। 65% of India's population continue to be employed in agriculture as late as 1970s. A nation becomes more prosperous, एक नेशन जो है वो more prosperous बन जाता है क्यों? क्योंकि जो प्रपोर्शन है जीडीपी का कंट्रीब्यूट किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर एज वेल एज द proportion of population working in the sector, ठीक है, इन द सेक्टर डिक्लाइंस कंसिडरेबली। लेकिन जो इंडिया था बिटवीन 1950 टू 1990 इसके जो प्रपोर्शन था जीडीपी का वो कंट्रीब्यूट किया गया था एग्रीकल्चर के अंदर जो कि डिक्लाइन हुआ सिग्निफिकेंटली, लेकिन जो डिपेंडेंट थी बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन, लेकिन पॉपुलेशन जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थी उसके ऊपर कुछ डिक्लाइन नहीं आया, थोड़ा सा ही डिक्लाइन आया। क्या था वो 67.5% जो थी वो हमारी 1950 के अंदर थी और वो अब 64.9% हो गई थी 1990 के अंदर। तो बहुत ही कम जो था इसके अंदर चेंज आया था। इसके अंदर आया था, किसके अंदर आया था, प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट की गई थी जो भी, ठीक है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर था उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं करा पीपल की वर्किंग को इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इसी वजह से। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमारे 2 चैप्टर रहते हैं, इंडस्ट्री वाला, एग्रीकल्चर वाला। बेटा ये एग्रीकल्चर वाला था पूरा पार्ट, ये हमने पूरी अभी एग्रीकल्चर की बात करी, अभी हम इंडस्ट्री की बात करेंगे फिर ट्रेड की बात करेंगे, ठीक है ना। एग्रीकल्चर वाला आपका चैप्टर 3 है अकॉर्डिंग टू TRZ, और जो हमारा इंडस्ट्री वाला चैप्टर है वो हमारा अब शुरू हो रहा है। इंडस्ट्री वाला अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है और दैट इज चैप्टर नंबर 4 इन TRZ। 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है बेटा, तो मैं नहीं चाहता कि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा ये करा दूं। तो 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तो आपके पास वो नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, और अभी आपके पास इसी के आधे घंटे बाद वीडियो दूसरी आ जाएगी। बाय बाय एवरीबॉडी।